नमस्कार दोस्तों, बायजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने नया शुरू किया है इसमें, जैसे कि बैंकिंग एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपी एसआई, बिहार एसआई, राजस्थान पुलिस। तो इस तरह से ये सारी चीजों को कवर करेगा अगर आप लोग रोज इस डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे। बायजूस के इस क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस ये आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वह है, आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश एट कोझिकोड। अब देखिए यहां पर ये वनडे एग्जाम है। सबसे पहली चीज यह है कि यहां हमको इसके बारे में थीसिस नहीं लिखनी है। यहां पर यह ध्यान देना है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहां पर जैसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछ लेगा कि इस विमान का नाम क्या था या इस फ्लाइट की संख्या क्या थी। आ गया ना। अब इस तरह से फिर कोझिकोड को और किस नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर, चूंकि कोझिकोड स्थान चर्चा में आ गया तो ये पूछ लेगा कि यह कहां है और किस लिए जाना जाता है। तो इस तरह से, और फिर ये कहां से आ रहा था विमान, यानी दुबई से जो है आ रहा था कोझिकोड। पूरा इसमें मैप में आप देखेंगे तो दुबई से आ रहा है कहां, कोझिकोड। ये भी आपसे पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा दुबई टू कोझिकोड। अब ये कोझिकोड जो एयरपोर्ट है यही आपसे पूछ लेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम क्या है। अब इसी तरह से फिर आपसे पूछेगा कि यह जो विमान से नागरिक आ रहे थे तो इसमें कितने नागरिक थे। फिर अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि इस विमान को, यानी जो विमान आ रहा था, यह किस योजना के तहत आ रहा था। तो क्या बताओगे, वंदे भारत योजना के तहत। अब यहीं पर आपको जानना होगा कि वंदे भारत योजना क्या है। यह स्टार्ट फ्रॉम मई 2020। किसकी वजह से कि वर्तमान समय में कोरोना नामक महामारी, ये जो वैश्विक बीमारी है, इसकी वजह से हमारे जो प्रवासी नागरिक फंसे हुए थे उन लोगों के लिए यह चलाई जा रही है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन किस लिए चलाया गया है कि वहां से प्रवासियों को लाने के लिए। यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में कोरोना नामक महामारी के चलते प्रवासी भारतीय हमारे विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं, तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है पूछ लेगा। तो वो क्या बताएंगे आप लोग, वंदे भारत मिशन। और यह मिशन के तहत अमेरिका यानी यूएसए में फंसे हमारे जो नागरिक हैं, ब्रिटेन, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, सऊदी अरब, फिर मलेशिया, कुवैत के साथ ही बांग्लादेश एंड मालदीव में भी जो है वहां से प्रवासियों को लाया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मिशन के तहत 64 विशेष फ्लाइट का संचालन की योजना थी जिसके तहत लाया जा रहा था। तो इस तरह से यह विमान क्रैश कर गया। और इस एयर इंडिया के विमान का जो फ्लाइट संख्या थी, याद रखिएगा, IX 1344। याद हो तो एक बार आंध्र प्रदेश, उस समय तेलंगाना नहीं हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की मृत्यु हो गई थी। तो पूछ लिया था कि कौन सा विमान था, उस विमान का नाम क्या था जो क्रैश किया था, कहां क्रैश किया था, नल्लामाला की पहाड़ियों में। तो उस विमान का नाम था बेल 430। तो उसी तरह से इसको भी याद रखना है, फ्लाइट संख्या IX 1344। और यह विमान बोइंग 737 किसका था, एयर इंडिया का। अब इसमें एक और थोड़ा सा पेचीदगी मैं बता देता हूं कि टेबल टॉप रनवे ये घटना हुई क्यों। तो इस घटना के पीछे व्हाट इज द बेसिक रीजन। टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो अमूमन पहाड़ी यानी हिल्स या पठारी जगहों पर, यानी टिप पॉइंट ऑफ द हिल्स कह सकते हैं, पहाड़ों पर समतल जगह। जैसे आप मान लीजिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर समतल हो गया तो यहां पर इसको लैंड कराते हैं और ये खूबसूरत जगह होती है। यही कारण है कि यहां पर ये जो है इसकी विशेषता हो जाती है। लेकिन बहुत ही ट्रेंड पायलट उन्हीं को लगाया जाता है यहां पर। और वर्षा ऋतु में तो यह समस्या होती ही होती है। यानी इस समय आप देख सकते हैं भारत में मानसून
पैर पसार चुका है। तो जिसकी वजह से, और मानसून कहां आता है दोस्तों, यहां पर देखिए, अब करंट अफेयर पढ़िए तो करंट विथ पॉलिटी, करंट विथ ज्योग्राफी, अब यहीं से ज्योग्राफी भी, तो यहां पर वर्षा हो रही है। कौन सी वर्षा हो रही है? मानसूनी वर्षा हो रही है। इस मानसूनी वर्षा को क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 जून को केरल के तट से टकराता है। तो इसी वजह से यह घटना घटित हुई। तो यह जो है इससे संबंधित है खबर। अब थोड़ा सा कोझिकोड के बारे में जान लीजिए। कोझिकोड यह केरल में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन केरल। और केरल, आप दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत का सबसे डेवलप कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI समझते हैं, मानव विकास सूचकांक में इसका प्रथम स्थान है। यानी यह हर क्षेत्र में, चाहे वह एजुकेशन हो जाए, चाहे वह सेक्स रेशियो, सब में टॉप पे है कि नहीं। और यही कारण है, और यहाँ के सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ पे रहते हैं? गल्फ देशों में रहते हैं। तो वहीं से ये वापस आ रहे हैं। इसे सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड में है। और कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और कालीकट में कौन आया था? 1498 में वास्को डिगामा। तो इस तरह से ये एक न्यूज से आपने कितने फैक्ट कलेक्ट किए। और यहीं पर देख रहे हैं ना, ये कुटियाडी नदी है, इसको येलो रिवर, इट इज नोन एज येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे भी पूछ सकता है ना कि कोझिकोड में किस एयरपोर्ट पर यह घटना हुई, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? तो वो है कारीपुर एयरपोर्ट। आगे चलें। अब देखिए यहां पर अगला फैक्ट है कोझिकोड से संबंधित, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन एशिया। यानी 1973 में ही सोचिए, कोझिकोड में पहला पुलिस स्टेशन खोल दिया गया था। और यहीं पर देखिए बिजनेस हिस्ट्री एट कोझिकोड, यानी म्यूजियम, भारतीय व्यापार इतिहास का पहला संग्रहालय भी है। और दोस्तों यहां पर कंप्लीट ऑर्गन डोनेटिंग विलेज जो है वह है चेरुकुलथुर, ध्यान रखेंगे, अंगदान करने वाला गांव है, ये विलेज का नाम है। अगला है टॉपिक, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। देखिए हमारा देश कितनी तेजी से विकास कर रहा है। तो दोस्तों अब यहां पर आपके लिए क्या है इस खबर में, तो सीधे सीधे आपसे यही पूछेगा कि तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो उद्घाटन हो रहा है, ये डेट आपको याद रखना होगा 10 अगस्त 2020 को, और वो भी प्रधानमंत्री हमारे देश के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये चेन्नई पोर्ट है, और इधर आप देखोगे तो पोर्ट ब्लेयर भी पोर्ट है, 13वां बड़ा बंदरगाह। देयर इज चेन्नई पोर्ट इज ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, और पहला ई पोर्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट। और पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार की कैपिटल भी है एंड 13 लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो इन दोनों के बीच में यह फाइबर केबल बिछाई जा रही है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जैसे पोर्ट ब्लेयर 7 द्वीपों के बीच 2300 किलोमीटर, यह भी पूछ लेगा कितने किलोमीटर, तो 2300 किलोमीटर का यह केबल बिछाया जा रहा है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं हैवलॉक आइलैंड, और भी हम सारे फैक्ट बताएंगे, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोर्तो, ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आया था, जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट लगभग डूब चुका है। तो यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, विच अदर नेम इज पार्सन पॉइंट एंड पिग्मेलियन पॉइंट, विच इज सिचुएटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यह जो है इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान निकोबार भी अब जुड़ जाएगा, मोबाइल, लैंडलाइन, टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। अब जो है इसमें देखिए बताया जा रहा है इन पॉइंट्स को कि पोर्ट ब्लेयर के दोनों के बीच में 2 × 200
यानी 2 × 200 गीगाबाइट यानी GBPS। इसको याद रखना, आप लोगों के वनडे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। दिल्ली पुलिस में अब इस बार कंप्यूटर भी आ गया है 10 नंबर का, तो सीधे सीधे पूछ लेगा GBPS का फुल फॉर्म क्या है। तो गीगाबाइट प्रति सेकेंड। एंड पोर्ट ब्लेयर एवं अन्य द्वीपों के बीच 2 × 100 GBPS की बैंडविड्थ देगा। तो इस तरह से यह खबर है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर, इट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हिच कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। अब सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन विच आइलैंड। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये पोर्ट ब्लेयर दिखाई दे रहा है। तो पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन लोअर अंडमान, यानी इसको लोअर अंडमान को दक्षिणी अंडमान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में कई बार आपके एग्जाम में आया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे CPO SI का पेपर उठा के देखिए पुराने विगत वर्षों के, तो उसमें दिया गया है कि यानी डंकन पैसे सुना होगा, डंकन दर्रा किसके किसके बीच स्थित है, तो वह है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान के बीच में अवस्थित है। और यहीं पर अगला पॉइंट फिर आपको देखिए, आगे हमने दिया हुआ है, लिखा हुआ, तो यह जो है ये देख रहे हैं ना, तो यह लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार इज सेपरेट 10 डिग्री चैनल। सुना होगा ना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर 572 द्वीप अंडमान निकोबार में 37 बसे हुए हैं। और अंडमान निकोबार की जो सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल, जो कि 738 मीटर ऊंची है। इट इज हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अंडमान, यहां पर स्थित है। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इज माउंट थुलियार विच हाइट इज 642 मीटर, जो कि कहां अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में, याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर बहुत यहां पर देखिए 10 डिग्री चैनल दिया है, इसको याद कर लेना। फिर देखिए सेंटिनलीज एक लुप्त प्राय शिकारी समूह है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर सेंटिनलीज द्वीप भी है। अब देखिए दोस्तों यहां पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, एक एक करके मैं चर्चा कर रहा हूं। सेंटिनलीज, ओंगे, बोमा, ये सब जनजातियां अंडमानीज, ग्रेट निकोबारीज, जारवा, सोमपेन, सेंटिनलीज, ये सब जनजातियां। और दोस्तों आपको बता दूं सेंटिनलीज के बारे में एक और कहानी है कि वो जब सुनामी आया था तो इसका जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था 60-70 लोगों को लेकर पहाड़ी पर चला गया। और यह सुनामी आया तो उसके बाद 1-2 महीने बाद लोगों को लगा सेंटिनलीज जनजाति समाप्त हो गई है, लेकिन जो है उसके बाद यह चर्चा में आई और जो है फिर यह बच गई। तो यह हमारे देश की संस्कृति है, इनको बचाना कर्तव्य है। यही कारण है कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कह सकते हैं कि शेड्यूल 5th and 6th में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध, यानी स्पेशल प्रिविलेज फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइब्स। एंड 5th शेड्यूल क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध, तो इनको बचाया जाता है। और दोस्तों जारवा, सोमपेन जनजाति के बारे में याद रखिएगा। सोमपेन ट्राइब्स वोटिंग इन 2014 लोकसभा इलेक्शन, तो यानी पहली बार पार्टिसिपेट किया सोमपेन जनजाति ने, कब, 2014 के लोकसभा इलेक्शन। तो यह जो है आप देख सकते हैं, यहां नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में, यहीं पर मिडिल और नॉर्थ के बीच में 2 आइलैंड हैं, बैरन आइलैंड और नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम आइलैंड इज ए डॉर्मेंट आइलैंड, यानी सुसुप्तावस्था में है, और बैरन आइलैंड एक्टिव स्टेज में है, सक्रिय। जो ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड डेथ, यानी मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये जो बैरन द्वीप है यह सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, यहां पर दिया हुआ है एकमात्र। और याद रखना नारकोंडम वो डॉर्मेंट स्टेज में है, सुसुप्तावस्था में है, कभी भी उद्गार हो सकता है। तो इस तरह से आपने अंडमान निकोबार के बारे में देखा, खबर थी, और साथ साथ आपने कितनी चीजें यहां से प्राप्त की। अगली खबर है 18 किल्ड एज लैंड स्लिप बडीज टी वर्कर।
क्वार्टर्स इन इदुक्की। केरल से दूसरी महत्वपूर्ण खबर आई है। दोस्तों 2020 तो जैसे लग रहा है कि प्रकृति पूरी तरह से हम लोगों से नाराज हो चुकी है। तो ऐसे में आइए जो है यहाँ पर देखिए इदुक्की। तो इदुक्की में जो घटना हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजमाला, तो वहाँ चाय स्टेट है, तो ये उसका नाम है नई मक्कड़ चाय स्टेट। यहां देख रहे हैं ना क्वार्टर, वो उसी में भूस्खलन हुआ जिसे क्या कहते हैं लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग का मतलब जैसे देखें, जैसे ये मान लीजिए कि ये है ऐसे आप चले जा रहे हैं, एकाएक आपकी कार यहां धंस गई और ये भूस्खलन हो गया, गड्ढा हो गया यहां पे, यहां बीच में यह कट गया, पूरा ये कट गया, तो ये पूरा गड्ढानुमा आकृति, इसीलिए इसको कह सकते हैं भूस्खलन के द्वारा निर्मित झील, लेक कहा जाता है, लैंडस्लाइड लेक इसे कहा जाता है। इस तरह की चीजें आपको उत्तराखंड में खूब मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। तो यह इस तरह से लैंडस्लाइडिंग हो गया जिसकी वजह से धंस गया और बहुत सारे घर इसी में दब गए, बहुत सारे परिवार लापता हैं, अभी पता नहीं चल पाया है। 18 से अधिक लोगों की मरने की खबर आ रही है। इसको फोर लैंप्स कहते हैं। फोर लैंप्स का मतलब होता है चाय बागान श्रमिकों की आवासीय लाइनें, एक लाइन से रहते हैं उनके घर, तो मलबे के नीचे वो लोग दब गए हैं, जो कि अब ये जो घाटी है लैंड लॉक घाटी है, यानी चारों ओर से स्थलों से अवरुद्ध। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, स्थल से यानी समुद्र को नहीं स्पर्श करता। तो यहां पर जो है इसकी वजह से यहां पर 82 निवासी तो में से 12 मात्र बचे हैं, सोचिए। तो यह तो रही खबर। आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में केरल के किस जिले में लैंडस्लाइडिंग हुआ, दे देगा इदुक्की, कासरगोड, अलेप्पी डिस्ट्रिक्ट, तिरुवनंतपुरम, इस तरह से 4 शहरों के नाम दे देगा आपके वनडे एग्जाम में। तो क्या बताओगे, इदुक्की। तो यह तो रही खबर। अब आइए इदुक्की के बारे में जानते हैं। व्हाट अबाउट इदुक्की, इदुक्की के बारे में क्या आपको पता है। तो इसको कहा जाता है इदुक्की कॉल्ड एज गॉड्स ओन होम, यानी खुदा का अपना घर, भगवान का घर कहा जाता है, अल्लाह का घर कहा जाता है इसे। पर्यटकों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस है। और यहां पर 3 नदियां, थोडुपुझा, पेरियार, दोस्तों आप पेरियार जरूर सुने होंगे, और थाल्या नदी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पेरियार नदी है। और ये याद रखिएगा कि केरल की सबसे लंबी नदी है। इसी पर इदुक्की जल विद्युत परियोजना भी है, इदुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। पेरियार नेशनल पार्क भी है, हाथियों के लिए जाना जाता है, विच इज फेमस फॉर एलिफेंट। समझ में आई बात। और क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। यहीं पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, देख रहे हैं ना, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, थिकाडी बर्ड सेंचुरी, जिसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर बहुत सारे सरीसृप यानी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, रेंगने वाले जंतु। तो यहां पर पेरियार नदी पर इदुक्की जल विद्युत परियोजना है। और दोस्तों यहां पर ब्लैक पेपर, जिसे क्या कहते हैं, काली मिर्च, और साथ साथ इलायची, सबसे ज्यादा सुगंधित इलायची की खुशबू आती है, इलायची और काली मिर्च के लिए। और दोस्तों अब देखिए इलायची में भी यहां पर 2, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। तो बड़ी इलायची के लिए ध्यान रखना, वो सिक्किम जाना जाता है, यहां छोटी इलायची पाई जाती है। तो इंडियन कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन माइलादुंगपारा, ये कहां है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखेंगे, विच इज सिचुएटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। माइलादुंगपारा कहां है, इदुक्की जिले में अवस्थित है। फिर देखिए यहां पर आप मानचित्र में भी देखिए, इदुक्की इज, अब देख रहे हैं लैंड लॉक्ड है, यह जो है समुद्र को नहीं टच, जबकि कोझिकोड देख रहे हैं ना समुद्र को टच कर रहा है। यहीं पर देख रहे हैं ना कासरगोड है, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहीं पर रिच आर्क डैम यानी अट्रैक्ट, और ये डैम किस पे बनाया गया है, याद रखना, इट इज सेकेंड आर्क डैम इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का दूसरा सबसे, आर्क मतलब क्या होता है, चाप, ऐसे आर्क होता है ना, तो यह विश्व का दूसरा और एशिया का पहला आर्क डैम इसी पे बनाया गया है। और दोस्तों यह किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। और अनायमुडी, ये तो आपको पता ही होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अनायमुडी, विच इज सिचुएटेड इन अन्नामलाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुक्की। अनायमुडी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर हाइट है इसकी। दोस्तों सेकंड हाईएस्ट पीक भी आपको पता होगा, दोदा बेट्टा, सुना है ना, 2637 मीटर ऊंची है। और ये कहां अवस्थित है,
ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा। और विच इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया कह सकते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ तो पता ही होगा प्यारे बच्चों। देखिए प्रायद्वीप का अर्थ ही है तीन ओर से सागर से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी पेनिनसुलर किसे कहेंगे? विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑफ सी। ओके तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच हाइट इज 2695 यानी 2695 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा, बहुत सारी आपने खबर देखा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की ओर। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। आज के समाचार पत्र में जो प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं, हमने दो व्यक्तित्व को लिया है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व कौन है? प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है किसका अध्यक्ष? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये 2015 से कार्यरत हैं यानी ये सदस्य हैं। अब देखिए आपके मन में आज देखिए ये पर्सनालिटी हैं, इन्होंने शपथ लिया। इनको शपथ, अब देखिए इनको नियुक्त कौन करता है? हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और यह संवैधानिक पद है, ये ध्यान रखेंगे। तो यह जो है वर्तमान में लोक संघ लोक सेवा आयोग के क्या है? मेंबर भी हैं। और यह किसकी जगह लेंगे? इससे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। ये भी आप याद रखना, आप लोगों के वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो है जो इससे पहले कौन थे, इस तरह भी प्रश्न पूछ लेता है। तो हमेशा जैसे नोट्स बनाइए, देखिए तो वर्तमान में कौन है, इससे पहले कौन है, और अगर अगले की घोषणा हो गई तो ये तीन कम से कम याद रखिए आप। यह चेयरमैन भी रहे हैं, बता रहा है ना कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ही हैज आल्सो सर्व्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहां भी सेवाएं दी हैं, उनके निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में इन्होंने सेवा दी है। अब दोस्तों ये तो रहा पद। अब इसके हम पॉलिटी के पार्ट में आते हैं। तो आर्टिकल 312 क्या कहता है? तो आर्टिकल 312 इज रिलेटेड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी अखिल भारतीय सेवाओं का इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 315 में क्या है कि संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है। लेकिन याद रखना ज्वाइंट जो होता है पीएससी यानी ज्वाइंट लोक सेवा आयोग होगा तो उसकी भी राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा। तो यह पॉलिटी से संबंधित हो गया। अब बढ़ते हैं अगला। तो दोस्तों देखिए हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है? आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, ध्यान रखेंगे। पहले कोलंबो थी, अब यह नाम बदल करके जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गया है। तो ये महिंद्रा राजपक्षे जो है फुल मेजॉरिटी में चुनाव जीत करके आए हुए हैं, यानी जो है यह अब संविधान में यह परिवर्तन करेंगे, बहुत अच्छा खासा उसी के एवज पर वह चुन करके आए हैं। तो इनको कहा जा रहा है ये चौथी बार बनेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, महिंद्रा राजपक्षे। और ध्यान रखिए, देखिए इन्होंने कब कब और सबसे कम उम्र में 24 वर्ष में ही ये सांसद बन गए थे। अब देखिए ना, चंद्रिका कुमार तुंगा के शासनकाल में ये श्रम मंत्री भी रहे हैं और मत्स्य पालन एवं जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। और देखिए दो लोगों का इसमें पिक्चर दिख रहा है, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति, एक भाई प्रधानमंत्री और एक भाई राष्ट्रपति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिट्टे का सफाया करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है महिंद्रा राजपक्षे का। और ये बगल में गोटाबाया साहब हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। तो यह दोनों भाई, यह सब जो है इनको जो है एक देख, इनके तीन भाई हैं, गोटाबाया, बासिल और चमल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही श्रीलंका को चला रहा है। राजपक्षे क्या बने? प्रधानमंत्री, और गोटाबाया क्या है? राष्ट्रपति। और ये चौथी बार बनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2004 के आम चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तो ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखेंगे। 2005 से 15 तक राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव जीतकर
जो है राष्ट्रपति बने, ये भी आपको पता है अभी कुछ दिन पहले। और भारत से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन भारत पूरे लगा हुआ अपना कूटनीतिक प्रयास, चूंकि आजकल चीन का ज्यादा झुकाव, यानी चीन के प्रति श्रीलंका का झुकाव ज्यादा है, या चीन हो सकता है कि उसका मिसयूज कर रहा है, चूंकि उसने हम्बनटोटा पर, यहां पर आप देखेंगे हम्बनटोटा यह बंदरगाह है, इसको चीन ने 99 साल के लीज पर ले लिया है। चूंकि यह कर्ज वापस नहीं दे पा रहा था श्रीलंका, इसलिए चीन जो है श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रीलिम बेस, इतना याद रखेंगे कि महेंद्र राजपक्षे किस देश के हैं, सीधे पूछ लेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के खेल समाचार। स्पोर्ट्स सेक्शन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहता ही रहता है दोस्तों। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिए, पहला है इंडिया की 2021 T20 वर्ल्ड कप और 2022 यानी 2022 का जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। यानी भारत 2021 का T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और ऑस्ट्रेलिया में 2022 का संस्करण। तो ये बात हमारे, यानी कि इंडिया विल होस्ट 2021 वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो 2020 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह अब ये 2022 में कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यह जो है इस तरह से, इसी तरह से 2023 में इंडिया में अगला विश्व कप होगा पुरुषों का। तो यहां ये जो पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यह कोरोना नामक महामारी की वजह से इस तरह से ये हो रहा है। यानी अब देख सकते हैं कि 2020 में ही होना था यह। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा क्रम का है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवां, छठवां, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह 7वां विश्व कप था, लेकिन यह कैंसिल हो गया। अब ये 2020 वाला कब होगा, 2022 में होगा। ये फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। और दोस्तों, पहला T20 विश्व कप कब हुआ था, 2007 में हुआ था। और याद रखेंगे भारत ही जीता था। उस समय कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। ये भी प्रश्न बन जाता है। और मात्र 5 रनों से, लास्ट ओवर कितना डिसाइडिंग था अगर आप लोगों को याद हो तो। और उपविजेता कौन था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भारत ने हराया था। और यह भी पूछ लेगा कि पहला विश्व कप कहां हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और फाइनल मैच कहां खेला गया था, जोहान्सबर्ग में। तो ये 4-5 पॉइंट इसको फिक्स कर लीजिए। यानी 2007-9 प्रत्येक 2 वर्ष में, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन यह 2-2 वर्ष पर किया जाता है। फिर दूसरा कब हुआ, 2009 में। आयोजनकर्ता कौन था, इंग्लैंड। फाइनल मैच कहां खेला गया, लॉर्ड्स के मैदान में, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। फिर जो है विजेता कौन था, पाकिस्तान था। फिर दूसरा जो है उसने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया। तो इसी तरह से 2007 का याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 2016 में भारत में आयोजित हुआ था ईडन गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन सुना होगा, वो भी बहुत विश्व प्रसिद्ध खेल का मैदान है। तो वहां पर हुआ था। और कौन जीता था, वेस्ट इंडीज जीता था। किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। तो इस तरह से आप एक बार भारत जीता है, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका। वेस्ट इंडीज 2 बार जीता है। और ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया T20 पुरुषों का विश्व कप 1 बार भी अभी नहीं जीता है। और आयोजन भी अभी तक 1 बार नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में। यही होना था, लेकिन कोरोना नामक महामारी की वजह से ऐसा हो गया। तो ध्यान रखेंगे। और महिलाओं का T20 2009 से शुरू हुआ, इंग्लैंड जीता था पहली बार। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार महिलाओं का T20 विश्व कप जीता है। तो यह जो है वह 4 बार, ऑस्ट्रेलिया 2010 में भी जीता, 12 में जीता, 14 में जीता और 18 में भी जीता है। तो 4 बार जो है जीत चुका है। तो ये फैक्ट है, इनको याद रखेंगे, ये अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत 4 अदर टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, तो जानते हैं कोरोना नामक महामारी चल रही है। तो कोरोना नामक महामारी की वजह से जो है कप्तान मनप्रीत सिंह सहित पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोविड-19 के लिए इनको पॉजिटिव पाया गया। तो एक तरह से देख सकते हैं कि यहां पर सूचना दी गई है। इसमें मनप्रीत के अलावा जो खिलाड़ी हैं, सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, वरुण कुमार और गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, तो ये जो है 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो पूछ लेगा आपसे प्रश्न कि हाल ही में किस हॉकी प्लेयर को या हॉकी के कप्तान को
या जो है इस तरह से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए हर एंगल पर सोचने का प्रयास करिएगा। तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो यह जो है इन 5 खिलाड़ियों को, और यह चित्र भी आप जो देख रहे हैं यह मनप्रीत सिंह का है। यह वर्तमान में हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। वर्तमान में हमारे ग्राहम रीड जो है कोच हैं, गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक हैं, और करंट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया इज मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक जो बात की जाती है, थोड़ा सा हॉकी टीम के बारे में यह भी जान लीजिए कि अभी तक विश्व में सबसे ज्यादा बार स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम का है। 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, यानी 1928 से शुरू किया था, 1956 तक लगातार जीता। चूंकि जो यह ओलंपिक होता है हर 4 वर्ष पे होता है, तो 28-4, 32-4, 36-4, फिर बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था तो कैंसिल हो गया, फिर 48, फिर 52, तो इस तरह से 56 तक यह स्वर्ण पदक जीता लगातार। फिर 1960 में जो है यह रजत पदक जीता था, रोम में हुआ था, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद 64 में फिर से स्वर्ण पदक जीता, फिर उसके बाद 1968 में, 72 में, और लास्ट बार 1980 में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। उसके बाद भारत ने एक भी पदक, तो आपके लिए देखिए याद करने का, पहला याद रखिए, अंतिम याद रखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सोचिए कि एक समय हुआ करता था, ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, और आज हमारा हॉकी जो कह सकते हैं हॉकी खेल कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ खेलों की वजह से गुमनामियों में खो गया है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो यह जो है फैक्ट्स याद रखेंगे खेल जगत संबंध से। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन का इतिहास, यानी आज जो है 8 अगस्त है। देखिए पहला पॉइंट दिया है विजयनगर की स्थापना। साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी कब हुई थी? 8 अगस्त 1509। कृष्णदेव राय का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। यह कृष्णदेव राय के समय का भी कार्यकाल कहा जाता था। उस समय राम राज्य हुआ करता था। और यह कहां के थे? कर्नाटक के हम्पी में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है 8 अगस्त 1864 को जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना। अब दोस्तों देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यह क्यों 8 मई को मनाया जाता है? क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। कहां की थी? जिनेवा में की थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं के बर्थडे, इन्हीं के जन्मदिन, इनका जन्मदिन 8 मई को था। इसीलिए 8 मई को एवरी ईयर, यानी हर वर्ष यह जो है रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये ध्यान रखिए, 8 अगस्त मत लगा दीजिएगा। 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, और 1963 में मिला था। ये फैक्ट भी याद रखना आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट डेविस कप सीरीज वॉज स्टार्टेड इन बोस्टन। दोस्तों बोस्टन कहां है? अमेरिका। बोस्टन टी पार्टी का नाम सुना होगा, याद रखेंगे, उसी से बोस्टन शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसीलिए भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। क्यों? क्योंकि वहां सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो इसीलिए बोस्टन जो है अमेरिका का, मैनचेस्टर इंग्लैंड का जो है, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे, इसीलिए तुलना की जाती है। तो बोस्टन शहर अमेरिका। तो डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में कहां शुरू हुई थी? यहीं से 8 अगस्त 1900 को। और दोस्तों सबसे ज्यादा बार, और ये पुरुषों का होता है, याद रखिएगा, डेविस कप। तो इसमें अभी तक सबसे ज्यादा ये टाइटल 32 बार जीत चुका है अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा, यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है, महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। याद है, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को ही किया गया था। 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सब प्रथम श्रेणी के जो नेता हुआ करते थे, सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। और उस समय गांधी जी के साथ भारतीय कोकिला सरोजनी नायडू का नाम सुना होगा, उन्हें भारतीय कोकिला कहा जाता था। तो किस जेल में? ये आपके प्री में पूछा गया कई बार।
एसएससी और दिल्ली पुलिस, इन सब एग्जामों में आया हुआ है कि किस जेल में महात्मा गांधी को रखा गया था। तो पुणे की, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यरवदा जेल में उनको डाला गया था। किसके साथ? भारत कोकिला सरोजनी नायडू के साथ उनको रखा गया था। तो यानी यरवदा, पुणे के आगा खान पैलेस में इनको रखा गया था, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में रखा गया था। इसी तरह से अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में भी नजरबंद कर दिया गया था। तो यह महत्वपूर्ण, तो उसमें जितने भी उषा मेहता उस समय, जयप्रकाश नारायण, ये जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे उस समय वो लोग एक्टिव हुए थे, और जितने भी प्रथम श्रेणी के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो यह जो है याद रखेंगे, आज का दिन 8 अगस्त को करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब देखिए 1947 में ही 8 अगस्त, अब सोचिए भारत और पाकिस्तान एकदम नजदीक था स्वतंत्रता के। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, दो राज्यों में बंट गया भारत, यानी अंग्रेज जाते जाते दो टुकड़ों में बांट कर चले गए। तो इस तरह से पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी, कब? 1947 में 8 अगस्त को। और दोस्तों 2010 वर्तमान समय में अगर देखा जाए 2010 के दशक में, तो तेजस्विनी सावंत, अब सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा, तेजस्विनी सावंत का संबंध किस खेल से है? दे देगा निशानेबाजी, चेस दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तुरंत लगाइए कि यह निशानेबाजी से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे वह दिल्ली पुलिस का दो, चाहे वह सीपीओएसआई का दो, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का दो, चाहे जो है आप जो है सीएचएसएल का दो, चाहे एमटीएस का दो, चाहे स्टेनो का एग्जाम दो, पोस्ट ऑफिस का एग्जाम दो, कोई भी वनडे एग्जाम आप देते हो वहां से एक क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों कल हमने सारे गवर्नर जनरल को एक जगह कर दिया था, तो जरा बताएंगे आप कि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, और जैसे ही सुनिए आप प्रश्न को, क्योंकि आपको कल ही हम दे चुके हैं, आज हम आंसर नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे आज वाले का कल मैं आंसर नहीं दूंगा, आज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रश्न को सुनिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। और बताइएगा कि जो है 1857 के बाद, यानी 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में, यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ? वायसराय कहलाया जाने लगा। कौन? गवर्नर जनरल। तो अब मैं यहां पर प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि वह कौन था जो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों कहलाया? या कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जो है प्रथम वायसराय कौन था? तो आप नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसमें खूब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आज की चर्चा करेंगे उसी को बढ़ाते हुए। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट सुना होगा, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बताया था, वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, एलिजा इम्पे बनाए गए थे पहले मुख्य न्यायाधीश। और यह क्यों लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? इसके पीछे क्या कारण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करना था, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो इंडिया के जो तालुकदार, जो राजदार थे, यानी रियासतें थी, ये दोनों मिलकर के आम नागरिकों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो भारतीयों के सामने कह सकते हैं आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने देखा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा, ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ देना कम कर दी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जेब भर रही थी, तो ऐसे में कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और जो उसमें कमियां रह गई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो ये ध्यान रखेंगे, पिट्स साहब थे तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। और पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषता थी? यानी इस एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन, यानी डायरकी सिस्टम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामलों को देखते थे? दे आर हैंडल ट्रेड इश्यूज,
यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? व्यापारिक मामलों का निराकरण। तो भारतीय खुश हुए, जबकि वो अपने लाभ की बात कर रहे थे, लेकिन यहां भारतीय खुश हो रहे थे। तो वह जो है व्यापारिक मामलों को देख रहा था। कौन? ध्यान रखेंगे, उसे कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता था? वो किसको देखता था? दे आर हैंडल पॉलिटिकल इश्यूज, यानी राजनीतिक मामलों को कौन देख रेख करता था? उसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बीओसी और बीओडी, तो बीओडी यानी ट्रेड, बीओडी टी याद रखोगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड इश्यूज, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी पॉलिटिकल इश्यूज, बीओसी पी यानी पॉलिटिकल इश्यूज राजनीतिक मामले, याद हो जाएगा। अब अगला देखिए बिंदु दिया है 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों सोचिए, अब किसके लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कि हाड़ मांस से तो भारतीय हो, लेकिन उनके अंदर अंग्रेजियत झलकनी चाहिए। तो इंग्लिश शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1813 में 1 लाख रुपया सरकार ने आवंटित किया, ब्रिटिश सरकार। अब भारतीय खुश हो रहे हैं, ये हमारे संविधान का इतिहास का विकास हो रहा है दिनों दिन, और खुश हो रहे हैं हमारे भारतीय कि हमारे लिए अंग्रेज सोच रहा है। और दोस्तों 1813 में ही एक घटना और थी, ये याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने के लिए, कंट्रोल स्थापित करने के लिए 20 साल के लिए चीन तथा चाय के साथ व्यापार को बढ़ाया गया, और पूरे जो ट्रेड इश्यूज थे यानी व्यापारिक हस्तक्षेप अब पूरा अपने हाथ में रखने लगा कौन? ब्रिटिश सरकार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम यहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, व्यापारिक मामलों को हम देखेंगे, सारे अधिकार छीन लिए, बस 20 साल के लिए बढ़ा दिया क्या? चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत लॉ कमीशन बनाया गया। दोस्तों 1833 में ही, कल आप लोगों ने सुना होगा, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत भी 1829 में विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ था, याद रखेंगे। और इसी समय पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया? प्रशासन करना रह गया। दोस्तों भूलना नहीं, यह खूब एग्जाम में आया हुआ आप लोगों के, तो इसको याद रखेंगे। ट्रेड मामले पूरी तरह से अब ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ली, प्रशासनिक अधिकार दे दिया किसको? जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला पॉइंट है 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को क्राउन के हाथों में सौंप दिया। तो चूंकि इसके पीछे कारण क्या था? 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों इसको आप लोग इतिहास के विषय में पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तात्कालिक कारण क्या था, यानी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यह क्या रीजन था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था, याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की, यानी ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई। यह 6 माह तक पास कर सकता था। जैसे वर्तमान में अनुच्छेद 123 के तहत आर्टिकल 123 क्या कहता है? व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, यानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, सदन सत्र में ना हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरह से राज्यों में अनुच्छेद 213 के तहत व्हेन जो है कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट इन सेशन, यानी विधानसभा सत्र में ना हो या विधानमंडल सत्र में ना हो, तो ऐसे में 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह 1861 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और दोस्तों 1861 में ही विभागीय प्रणाली, यानी विभागों का बंटवारा, पोर्टफोलियो सिस्टम भी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत ही आया था, ध्यान रखेंगे। और भारत सचिव भी 1861 से बनाए जाने लगे थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब भारतीय खुश हो रहे थे कि अब देखिए भारत सचिव नाम पद आया, जबकि अंग्रेज ही बन रहे थे, लेकिन भारत इतने में ही खुश था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ विकास हो रहा है हमारे संविधान का। समझ में आई बात? तो इस तरह से यह पॉइंट था। अगला है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट। इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस इन 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके आने के पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। याद हो तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महासचिव कौन था? एओ हयूम था। और कांग्रेस को जो है किसके दिमाग की उपज कहा जाता है? तो लॉर्ड डफरिन के। उसमें वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो इस तरह से 85 में हुआ, फिर 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। फिर कांग्रेस यू टर्न लेना शुरू की कि हम लोगों को भी अधिकार मिले, बैठक में भाग लेने का अधिकार मिले, बोलने का अधिकार मिले। इसीलिए 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया कि मामले को शांत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में था। इसको इतिहास वाले सर आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे सुरक्षा वाल्व क्यों था। ध्यान रखेंगे, यहां पर फैक्ट ध्यान रखना है। तो इस तरह से 1892 की परिणति हुई, जिसमें इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस हुआ। भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर दें या ना दें यह डिपेंड करता था किस पर? अंग्रेजों पर। ध्यान रखेंगे। अगला है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसीलिए देखिए ये जो टॉपिक है पॉलिटी का है, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री के टीचर्स कभी कभी बोलते हैं इसको पॉलिटी वाले सर बताएंगे, कभी कभी पॉलिटी के बोलते हैं हिस्ट्री वाले। तो ध्यान रखना कि इसको जो है जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ दोनों उसमें कराया जाता है, हिस्ट्री के भी सर कराते हैं, पॉलिटी के भी। ध्यान रखिएगा। तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से तो मार्ले साहब भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। और 1909 में ही सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म। यानी अब देखो इसके पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों यहां पर भी आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1905, 1906 और 1907 ये तीन जो है घटनाएं पूरी तरह से अंग्रेजों के मन में लड्डू फूटने लगता है। यानी अंग्रेजों के मन में यह आ जाता है कि हम इन भारतीयों को आपस में तोड़ सकते हैं, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, यानी मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया। तो इस तरह से अब हिंदू और मुसलमानों से अलग अलग मीटिंग करने लगे अंग्रेज। उस समय अंग्रेजों का प्रेम मुस्लिम भाइयों के प्रति ज्यादा छलक रहा था और यही कारण है इसी की परिणति हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। कहां? ढाका में, सलीमुल्लाह खां और आगा खां का लीडरशिप में या नेतृत्व में। अब अंग्रेजों के मन में बहुत खुशियां होने लगी कि देखो एकदम सही जा रही, और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी उस समय। तुरंत अंग्रेजों ने मुसलमान भाइयों से कहा, देखा आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस आपकी इस पार्टी का विरोध कर रही है। तो इस तरह से मन में खाई यहीं पर डाल दी गई, यहीं पर कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा 1906। और रही सही कसर 1907 में कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर और उदारवादी मॉडरेट लीडर, यानी गरम दल और नरम दल। और गरम दल में कौन थे? बाल पाल लाल, यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और यह भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि इन गरम दल के इन तीनों नेता में कौन सा एक नेता था जो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? विशेष अधिवेशन में 1920 में रहे, लाला लाजपत राय। तो यहां पर भी बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को चाहते थे कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन यहीं पर कांग्रेस दो दलों में बट गई। और 1907 में रासबिहारी घोष को सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा, और सूरत किस लिए है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है सूरत शहर। और किस नदी के किनारे बसा है? विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर या तापी रिवर। ध्यान रखिएगा, TAPI या TAPTI, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है यह आया 1909 का। तो यह तीनों घटनाओं ने 1909 का, चूंकि 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक जो उसमें सबसे सक्रिय थे उनको जेल डाल दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया 6 वर्ष के लिए। तो इस तरह से 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जब वो जेल गए तब उनको समझ में आया कि अरे ये घटना हो गई। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो है अपना मतलब जो उनका मंतव्य था उसमें सक्सेस रहे।
अब आता है अगला पॉइंट, 1919 भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद अब यही कड़ी में अगले दिन हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो इसे मॉन्टेग्यू साहब क्या थे, राज्य सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे, वाइसराय थे। तो यह जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसको हम लोग अगले उसमें पार्ट में चर्चा करेंगे। तो यह रहा आज का जो है मेन फैक्ट। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर दिया हुआ है, हाल ही में एयर इंडिया का विमान केरल के किस शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब आज हमने इसको जो है हाईलाइट नहीं किया है, अब आपको बताना होगा इसमें उत्तर। तो कोझिकोड है। कमेंट बॉक्स में हमसे बताने से पहले आपको देना है आंसर, क्योंकि टाइमिंग का खेल है, वनडे एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं, विच टू लोकेशंस विल द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट। दोस्तों ये समाचार से ही मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसमें क्या होगा, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। तो आंसर क्या होगा, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है आपका, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है। यह भी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। तो यह होगा आपका लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, याद है, तो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द इंडियन कार्डेमम रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताया था दोस्तों इदुक्की के मइलादुम पारा में, कहां है, मइलादुम पारा में। आप लोगों को मेरे से बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बी सी, नाम मत लिखिए, बी सी डी लिखते जाइए। अगला है क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं नए अभी, और ये सारे मेंबर ही हैं यूपीएससी के। अरविंद सक्सेना पहले थे, इनकी जगह पर स्थान किसने लिया, प्रदीप कुमार जोशी ने, पीके जोशी ने। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला है, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। जैसा कि हमने खबर से ही लिया है, श्रीलंका, और इसकी कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए, देखता हूं कौन लोग सही लिखता है, अब नहीं बताऊंगा। अगला है टॉपिक, अगला है क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 221 यानी कह सकते हैं 2021 की मेजबानी कौन करेगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, तो इंडिया करेगा। अगला है क्वेश्चन, आप लोग वर्तमान में हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं, और वर्तमान में वह कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं, तो मनप्रीत सिंह हैं। और ये कौन है, गोलकीपर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अन्य खिलाड़ी भी हैं, चारों इस समय जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जैसा कि ऊपर ही ए आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट। तो इस तरह से आज के हमने सारे जो है टॉपिक्स लिए, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है, अगर यह हम लोगों की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।